तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। जो भी लोग इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी प्री या मैन की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश जी के। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आते हैं और एमपीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 30% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आते हैं। तो इसके बिना तो हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और अदर एग्जामों में भी अच्छा खासा वेटेज रहता है मध्य प्रदेश का। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश को पूरा कवर करेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद खेल पढ़ेंगे, जनजातियाँ पढ़ेंगे, और जो लोक साहित्य है, कला है, कला और संस्कृति है, वो भी हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो प्रागैतिहासिक है। मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है वो प्रागैतिहासिक रहा है। यहाँ पे एक टर्म आ गई है प्रागैतिहासिक। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक मतलब क्या। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता, वह काल जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता, लिखित विवरण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वह कहलाता है हमारा कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। तो लिखित विवरण नहीं मिला तो फिर पता कैसे चला कि भाई वो प्रागैतिहासिक काल है। तो वो पता चलता है हमें। तो मिला क्या है, तो देखो प्रागैतिहासिक काल से हमें प्राप्त हुई है जैसे कि उपकरण बने, पाषाण के उपकरण है, पाषाण मीन्स पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र मिले हैं। कहाँ पे शैल चित्र मिले, कहाँ शैलाश्रय मिले हैं, ये भी हम कवर करेंगे। शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही हमें पता चला है हमारा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब प्रागैतिहासिक काल जो है उसको भी 4 भागों में विभाजित कर लिया गया है। पहला कहलाता है, उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है पुरापाषाण कहलाता है। हम पढ़ेंगे पाषाण किसे कहते हैं, और मध्य प्रदेश जो पूरा पाषाण काल है मध्य प्रदेश का, उसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट स्थल रहे हैं वो हम कवर करेंगे। मध्य पाषाण के बारे में पढ़ेंगे, नवपाषाण पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ताम्र पाषाण काल में पढ़ेंगे। इसे आद्य ऐतिहासिक भी बोलते हैं। जो ताम्र काल है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, इसको याद रखना, आद्य ऐतिहासिक हम कवर करते हैं। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश को पूरा कवर करेंगे। तो कोई सा भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का, उसके लिए ना पर्याप्त रहेगा मध्य प्रदेश का। हम 2 बुक्स का रेफरेंस रहेंगे, परीक्षा धाम का और मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन आती है महेश कुमार मल्लवाल की, उन बुक्स का 2 बुक्स के रेफरेंस से ही यहाँ पे आपको जो नोट्स वो पढ़ाया जाएगा, उन्हीं से किताबों से पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा ही डाटा आपको मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले देखो यार, ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो तुमको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम कठिन है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो ना हो पाएगा हमसे, तो मैं ना एक ही बंदे का नाम सजेस्ट करूंगा। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी है, मेरी घर की स्थिति ऐसी है, मैं नहीं कर पा रहा, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो एक बंदे को याद कर लेना। मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी हैं, किताबें पढ़ ली हैं, फिर भी अगर कोई बंदा मुझसे बोलता है कि यार मोटिवेशन मतलब क्या, इतनी बुक्स किताब पढ़ ली मैंने, उसके बाद भी कोई मुझसे अगर आके पूछता है यार बताओ मोटिवेशन मतलब क्या, कौन सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़े या कौन सी स्टोरी पढ़े, तो मैं सिर्फ एक ही सजेस्ट दूंगा, किसी को नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बंदे के बारे में पढ़ लो आप। उस बंदे का नाम है दशरथ माझी। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां खराब हैं, आपका जो टारगेट है वो बहुत कठिन है, तो आप एक ही बंदे के बारे में पढ़ो, दशरथ माझी।
अभी दशरथ माझी कौन है सबको पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है फिर तो वो ना इस ग्रह से है नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं दशरथ माझी। ये है हमारे माउंटेन मैन दशरथ माझी जी, देख लो यहाँ पे। ये से ज्यादा मोटिवेशनल वाला बंदा, या कोई सा भी किताब पढ़ लो यार, कोई सी भी स्टोरी पढ़ लो, लेकिन इससे ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती। एक बंदा हथौड़ा और छेनी लेके पूरे के पूरे पहाड़ को काट डाला, उसमें से रास्ता बना दिया, सड़क बना दी। मतलब जब वो गया होगा, उतना बड़ा पहाड़ होगा, उसके मन में क्या होगा, क्या टारगेट था उसका, लोगों ने उसको क्या बोला होगा, लोगों ने बहुत बोला होगा पागल है, ऐसा नहीं हो पाएगा, पहाड़ को कोई छेनी से और हथौड़े से कैसे काट सकता है। बट उस बंदे ने ना करके दिखाया, एक छेनी और हथौड़े से पूरा पहाड़ काट डाला। आज उनको पूरा बिहार ही नहीं जानता, पूरा देश जानता है, और देश के साथ साथ पूरी दुनिया भी जानती है। और ये है हमारे दशरथ माझी जी, और इनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जब ये हथौड़े और छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को काट सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर दुनिया में ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जो आप और हम कर नहीं सकते। बस जज्बा होनी चाहिए दशरथ माझी जैसा, कि एक बात कमिटमेंट कर दी तो पीछे नहीं हटना। होता क्या है, ये हम ना बार बार पीछे हट जाते हैं। कभी ये सोचते हैं, एक गोल बनाते हैं, कुछ दिन उस पर चलते हैं, उसके बाद उसको बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरा गोल बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, डरते हैं कि लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं। लेकिन ये अपने दशरथ माझी जी, लोगों ने पागल बोला तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज जाते थे हथौड़ा और छनी लेके और अपना काम करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने पर्वत को तोड़ना स्टार्ट किया, और एक दिन ये पूरा का पूरा पहाड़ को तोड़ डाला। तो इससे हमें सीख मिलती है कि टारगेट कितना ही बड़ा हो, बस छोटे छोटे स्टेप में उसको पूरा करते जाओ। दिन दिन आप छोटे छोटे स्टेप चलोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा काम बनने लगेगा। फिर उसके बाद ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पहाड़ वाला जैसा हमें लक्ष्य दिख रहा था ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। बस ये है कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस प्रयास करते रहना है, जितना भी हो सके उतना प्रयास करते रहना है। और एक दशरथ माझी की एक मूवी भी आई है, और उसका एक फेमस डायलॉग भी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस ये याद रख लेना, अगर आपने ठान लिया, और बदलने नहीं है, आपने ठान लिया ये एग्जाम निकालना है, मतलब उसको क्रैक ही करना है, बस आपके माइंड में ये रहनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं दिखनी चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने सोच लिया इस एग्जाम को क्रैक करना है, मतलब करना है, फिर दशरथ माझी जैसा पागल बन जाओ उसके लिए। लोग क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है, वो जाने दो भाड़ में। तुम क्या सोचते हो, देखो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो बस किसी की परवाह मत करो, एक टारगेट फिक्स करो और उसके लिए लग जाओ जी जान से, बस वो ही टारगेट है। बस दो ही शब्द याद रखो, विजय या वीर गति। तो चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक है, भी हमने बात की। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक है। अब प्राग ऐतिहासिक मैंने बता दिया, जहां का लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता वो हमारा क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। अब प्राग ऐतिहासिक को भी हमने 4 भागों में बांट दिया है। नवपाषाण पुरापाषाण काल पहले आया, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण को आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। और यहाँ से ना लिखित विवरण प्राप्त होना, जो नई लिखित विवरण प्राप्त होना स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, ताम्रपाषाण काल से। तो पहले हम पुरापाषाण काल कवर करेंगे कि पुरापाषाण काल की जो स्थल है वो कौन कौन से और कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट है। तो ये आ जाते हैं हम पुरापाषाण काल पे। पुरापाषाण काल की जो स्थल है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पुरापाषाण काल स्थल कौन कौन से, जितनी भी हमारी नदी घाटियां हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा घाटी हो गई, चंबल घाटी हो गई, सोन घाटी हो गई, हमारी ताप्ती घाटी हो गई। तो जितनी भी हमारी नदी घाटी हैं उनसे पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना नदियां सभ्यता का पालना रही हैं। तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, नदी रहती थी, नदी के आसपास ही सभ्यताएं क्या होती थी, विकसित होती थी। क्योंकि पानी जो जल होता था
वो मिल जाता था। दूसरा, यहाँ की जो जमीन थी वो क्या होती थी, उपजाऊ होती थी, यहाँ कृषि भी कर सकते थे और पशुपालन भी कर सकते थे। तो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जनरेट हुई हैं, वो जो नदियां रही हैं, नदियां के कहाँ पर रही हैं, किनारे पर रही हैं। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए कि नदियां कौन सी है, तो हमारी जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, सब पे जो प्रमुख नदियां हैं उन पे पूरा पाषाण काल की जो उपकरण है वो हमें प्राप्त हुए हैं, वहां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के। अब उस टाइम पे क्या था, मध्य प्रदेश था ना, वो संगम स्थल था औजारों का। जो हमें औजार मिले हैं, और औजार किसके मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार मिले हैं। अब मध्य प्रदेश कहाँ पे है, सेंट्रल में। ये हमारा मान लो मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल में मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे होता क्या था, यहाँ से दक्षिण भारत वाले, यहाँ तक दक्षिण भारत के जो औजार थे वो भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से उत्तर भारत के जो पाषाण के औजार थे वो भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ये एक संगम स्थल रहा है, ठीक है। मध्य भारत जो रहा है हमारा, मध्य प्रदेश हमेशा से दक्षिण भारत और उत्तर भारत का काम करता है। तो यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल में औजार प्राप्त हुए हैं वो भी दक्षिण भारत के औजार भी मिले हैं और हमारा उत्तर भारत की मिले हैं। तो इसको बोलते हैं संगम स्थल। तो मध्य प्रदेश औजारों का कह रहा है हमारा संगम स्थल रहा है। फिर कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं मध्य प्रदेश से ना, कुल्हाड़ी मिली है। और कुल्हाड़ी दो प्रकार की कुल्हाड़ियां मिली हैं। कुल्हाड़ी मिली है दो प्रकार की। एक कुल्हाड़ी जिसमें हत्था नहीं था, हत्था नहीं था, ठीक है। अब ये कुल्हाड़ी ये रहती है, ठीक है, इस टाइप की कुल्हाड़ी रहती है। बस ये कुल्हाड़ी थी, इसमें जो हत्था रहता है, लकड़ी का जो हत्था रहता था वो नहीं था। तो ये पहली कुल्हाड़ी मिली है। और दूसरी कुल्हाड़ी मिली है जिसमें हत्था था, ठीक है। जिसमें हत्था था उसको बोलते हैं हस्त कुठार। कौन सी कुल्हाड़ी बोलते हैं, हस्त कुठार। तो दो कुल्हाड़ियां मिली हैं, एक बिना हत्थे वाली और एक हत्थे वाली। तो जो हत्थे वाली जो कुल्हाड़ी है उसको बोलते हैं हस्त कुठार बोलते हैं। और ये ना कहाँ से मिली है, ये नर्मदा नदी के उत्तर से मिली है। जितनी भी कुल्हाड़ियां मिली हैं, जो नर्मदा नदी है हमारी, जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर से मिली है, ठीक है। कहाँ से मिली है, उत्तर में। उत्तर में भी कौन से स्थान रहे हैं हमारा, देवरी रहा है, कैन घाटी रहा है, कैन घाटी। और दमोह से हमें क्या मिली है, कुल्हाड़ियां मिली हैं। पूरा पाषाण की मतलब पत्थर की बनी कुल्हाड़ियां मिली हैं। और दो प्रकार की कुल्हाड़ी थी, एक थी हमारी हत्थे वाली और एक थी बिना हत्थे वाली। जो हत्थे वाली उसको बोलते हैं हम हस्त कुठार। अब इसके बाद जो पूरा पाषाण काल है ना, उसके साक्ष्य हमें जबलपुर के भेड़ाघाट से भी मिले हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में ना बेलित पर्त मिले हैं, फ्लैग बोलते हैं, बेलित फ्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैग। तो फ्लैग, बेलित फ्लैग कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो बेलित फ्लैग जो पूरा पाषाण काल के बेलित फ्लैग हैं वो कहाँ से मिले हैं, हमें भेड़ाघाट से मिले हैं। और उसके बाद महादेव पिपरिया, जो महादेव पिपरिया है ना, उसमें 860 औजार प्राप्त हुए हैं। महादेव पिपरिया से 860 औजार प्राप्त हुए हैं, किसके, पूरा पाषाण काल के। तो याद रखना, तो महादेव पिपरिया से क्या है, 860 उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ के, पूरा पाषाण काल के। चलो अब देखते हैं हम आगे की भेड़ाघाट जो भारत के, देखो ये है हमारा भेड़ाघाट, बहुत ही दर्शनीय स्थान है और नाम तो सभी ने सुना होगा। ये नर्मदा नदी बहती है यहाँ से। और संगमरमर, यहाँ का जो सफेद संगमरमर है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जब नदियां निकली है, नर्मदा नदी, तो बेलित पर्वत बन गए। जो पत्थर है ना उस पर कुछ आकृतियां बन गई, जिनको बोल लेते हैं बेलित पर्वत बोलते हैं, ठीक है। अब चलो आते हैं हथनोरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा पूरा पाषाण काल का। ये पूरा पाषाण जो पूरा पाषाण काल है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा कौन सा, हथनोरा। अभी हथनोरा है कहाँ, तो ये ना सीहोर में है। किस जिले में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। हथनोरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और ये फेमस क्यों है, तो यहाँ पे एक कंकाल मिला है। यहाँ पे मिला है एक कंकाल, एक क्या मिला है, कंकाल का अवशेष मिला है। कंकाल का अवशेष है। और कौन सा कंकाल है वो, किसका, मानव का कंकाल है। मानव कंकाल का अवशेष मिला है। और मानव कंकाल में भी क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। यहाँ से हथनोरा से क्या मिली है, मानव कंकाल की एक खोपड़ी मिली है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम अवशेष है। भारत का सबसे प्राचीन मानव अवशेष। प्राचीन मानव अवशेष से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, आएगा भी
कि भारत का सबसे प्रचंड मानव अवशेष मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ है हथनौरा से, और हथनौरा कहाँ पे है, सीहोर में है। और ये किसने प्राप्त किया था, तो चलो हम बात कर लेते हैं। ये प्राप्त किया था अरुण सोनकिया ने। किसने प्राप्त किया था, अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। और ये अरुण सोनकिया कौन है, ये है हमारे अरुण सोनकिया जी, देख लो, ये है अरुण सोनकिया जी। और उन्होंने ये जो खोपड़ी दिख रही है ना, ये खोपड़ी, ठीक है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम अवशेष है, ऐसा वैसा नहीं है, भारत का सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष है ये। और ये अरुण सोनकिया जी कब किया था, तो 5 दिसंबर 1982 को किया था। तो अरुण सोनकिया जी एक पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने खोज की थी मानव अवशेष की, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष है, 5 दिसंबर 1982 में। और ये जो खोपड़ी है, इसको जो मानव कंकाल है, इसको का नाम रखा गया नर्मदा मानव। क्या नाम है, नर्मदा मानव। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, नर्मदा मानव कहाँ से, हथनौरा से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हथनौरा। ये अब जो नर्मदा मानव है, तो क्वेश्चन आता है नर्मदा मानव से कि नर्मदा मानव कहाँ से है, तो नर्मदा मानव जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारा हथनौरा से। हथनौरा से मिला है। और ये क्या है, मानव की खोपड़ी है। क्या है, मानव जीवाश्म की खोपड़ी है, सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो खोपड़ी है वो किसने की थी, जो कंकाल है वो किसने खोजा, अरुण सोनकिया जी ने खोला था 5 दिसंबर 1982 में। और अरुण सोनकिया जी को मैंने बताया कि अरुण सोनकिया जी अभी देख ही लिया होगा, उनके हाथ में जो अवशेष मानव खोपड़ी थी, उसी को कहा जाता है, नर्मदा मानव कहा जाता है। ये देख लो, नर्मदा मानव, ये है हमारा नर्मदा मानव, ठीक है। ये खोपड़ी मिली है यहाँ से, ठीक है। ये सबसे प्राचीनतम मानव जो अवशेष मिला है भारत का, वो हथनौरा मिला है सीहोर में। और ये इसका नाम रखा गया है नर्मदा मानव, अरुण सोनकिया जी ने किया था। और अरुण सोनकिया जी की अभी 2018 में जो अरुण सोनकिया जी, उनकी डेथ भी हो गई है, एक कार दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो यहाँ से वो भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज पुरापाषाण काल, मध्य प्रदेश का पुरापाषाण काल हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, उसके पास नव पाषाण काल आएगा, ठीक है। तो बने रहे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। ओके, बाय, शुभ रात्रि।